नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के संदर्भ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 29AA, 29V तथा 29C के संबंध में कुछ विचार करेंगे। अब आते हैं धारा 29AA पर। यह धारा सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि दिए जाने के कारण मालगुजारी में कमी के संदर्भ में प्रावधान करती है। अगर आप लोगों ने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया बेयर एक्ट खोल लीजिए और उसमें धारा 29AA निकाल लीजिए। हम इसकी उपधारा 1 पढ़ते हैं। इसकी उपधारा 1 कह रही है कि यदि धारा 8 का के उपबंधों के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अंशदान में भूमि दिए जाने के फलस्वरूप खातेदार की मूल जोत का क्षेत्रफल कम हो जाए तो उक्त जोत के लिए देय मालगुजारी सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा उस अनुपात में कम कर दी जाएगी जो अंशदान के रूप में दिए गए क्षेत्र का उक्त जोत के कुछ क्षेत्रफल से हो और कम हुई मालगुजारी प्रारंभिक चकबंदी योजना में दिखाई जाएगी। दोस्तों, आपकी समझ में आया ये धारा क्या कहना चाह रही है? इसका मतलब ये है कि यदि धारा 8 का के उपबंधों के अंतर्गत किसी किसान ने किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अपनी भूमि का अंशदान किया है तो अंशदान करने से क्या होगा? जितना अंशदान किया है उतनी भूमि उस किसान की टोटल भूमि में से कम हो जाएगी और जब भूमि ही किसान के पास से कम हो जाएगी तो फिर उस भूमि की मालगुजारी भी तो कम हो जाएगी ना। जो भूमि उसने अंशदान में दे दी तो उसके लिए वह मालगुजारी क्यों देगा, आप बताइए। और फिर यह कम हुई मालगुजारी प्रारंभिक चकबंदी योजना में भी दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये धारा क्लियर हुई? देखिए, इस धारा में क्या है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी किसान ने अपनी भूमि का अंशदान कर दिया तो उस अंशदान के फलस्वरूप उसकी जो खेत थी, जो जोत थी, उसका क्षेत्रफल कम हो गया तो वह अपने खेत के लिए जो मालगुजारी देगा तो उसमें से उतना हिस्सा कम हो जाएगा ना जितना उसने सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अंशदान कर दिया है। बस इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं ये। अब आते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 2 कह रही है कि उपधारा 1 के अधीन की गई कमी से क्षुब्ध कोई खातेदार धारा 20 के अधीन प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर 1950 ईस्वी के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मालगुजारी में कमी अवधारित किए जाने के लिए सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। तो देखिए, उपधारा 2 में ये बात कह रहे हैं कि जो उपधारा 1 के अंतर्गत यह मालगुजारी में कमी कर दी गई है, अगर खातेदार उस बात से क्षुब्ध है तो वह प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशन से 15 दिन के भीतर मालगुजारी में कमी अवधारित किए जाने के लिए एसीओ या सीओ के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। तो दोस्तों, ये धारा 29AA, इसमें मैं फिर से एक बार आपको पूरी धारा समझा देता हूं कि इसमें सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि दिए जाने के कारण मालगुजारी में कमी करने का प्रावधान है कि यदि किसी किसान ने सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त अपनी भूमि का अंशदान किया है तो उसकी मूल जोत का क्षेत्रफल उससे कम हो जाएगा। तो जब मूल जोत का क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो फिर उस जोत से संबंधित जो मालगुजारी है, जो लगान है, वो भी तो कम हो जाएगा। तो इसलिए उसको सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा उसी अनुपात में कम कर दिया जाएगा जो अंशदान के रूप में क्षेत्र दिया गया उसके कारण जोत के क्षेत्रफल में से कम हुआ हो। और ये जो कम हुई मालगुजारी है ये प्रारंभिक चकबंदी योजना में दिखा दी जाएगी।
दूसरी बात इसमें यह आती है कि अगर कोई किसान इस मालगुजारी में कमी अवधारित किए जाने से क्षुब्ध है तो फिर वह सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं धारा 29 खा पर। धारा 29 खा सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातेदार द्वारा दी गई भूमि के लिए प्रतिकर के संबंध में प्रावधान करती है। इसकी उपधारा 1 कह रही है, प्रत्येक खातेदार को जिसकी जोत का कोई भाग इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिया गया हो, इस प्रकार दी गई भूमि के लिए प्रतिकर दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी किसान ने अपने खेत का कोई हिस्सा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए दे दिया है तो जो उसने भूमि दी है उसके लिए उसे कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा। जो धारा 29 का के अधीन कम की गई मालगुजारी का अंतरणीय अधिकार वाले भूमिदर की भूमि के विषय में 4 गुना होगा और अनंतरणीय अधिकार वाले भूमिदर की भूमि के विषय में 2 गुना होगा। मतलब जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो कितना होगा? जो धारा 29 काका के अधीन मालगुजारी कम की गई, मालगुजारी जो कम की गई थी वो किस भूमि के रिगार्डिंग की गई थी? जो भूमि दान में दी, जो भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए दी। तो जो भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए दी उसकी जो मालगुजारी थी उतनी कम कर दी गई, तो कंपनसेशन भी उसी मालगुजारी का या तो 4 गुना होगा या 2 गुना होगा। जो भूमिदर विद ट्रांसफरेबल राइट्स हैं उनके केस में 4 टाइम्स और भूमिदर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स हैं उनके केस में 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना 4 गुना। इस प्रकार दी गई भूमि के भीतर पड़ने वाले पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के विषय में प्रतिकर की धनराशि धारा 19 के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी। यानी कि जो ऐसे खेत के अंदर अगर पेड़ लगे हुए हैं या कोई कुआं है या कोई अन्य समुन्नति है तो उसके संबंध में जो प्रतिकर की धनराशि निर्धारित की जाएगी वो धारा 19 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। और धारा 19 आप पढ़ चुके हैं। अगर आप भूल गए हैं तो फिर से आप धारा 19 वाला वीडियो एक बार सुन लीजिएगा। आगे आते हैं उपधारा 2 पर। किसी खातेदार को देय प्रतिकर का भुगतान इस अधिनियम के अधीन क्रिया संबंधी व्यय को यदि कोई हो काटने के पश्चात नकदी में किया जाएगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो देय प्रतिकर है इसका भुगतान जो किया जाएगा वो नकद में किया जाएगा। इसका भुगतान बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, इसका भुगतान नकद किया जाएगा। दूसरा, जो भुगतान किया जाएगा वो क्रिया संबंधी जो व्यय हैं उनको काटने के बाद किया जाएगा। अब आप कहेंगे क्रिया संबंधी व्यय क्या होते हैं? मतलब कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो चकबंदी क्रियाएं की गई उसमें जो सरकार का इनका व्यय आया उसको काटने के बाद जो बचेगा उसका भुगतान नकद में कर दिया जाएगा। अब आते हैं धारा 29 खा की उपधारा 3 पर। इसमें कह रहे हैं कि जब कोई भूमि जिसके संबंध में उपधारा 1 के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाए किसी आसामी के कब्जे में हो तो यथास्थिति अंतरणीय अधिकार वाले भूमिदर अथवा अनंतरणीय अधिकार वाले भूमिदर को देय प्रतिकर में से उसका 5% आसामी को उस भूमि में उसके अधिकार आगम अथवा स्वत्व के संबंध में दिया जाएगा। तो इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, 5%। ठीक है, तो एक बार फिर से इसे आप समझ लीजिए पूरी धारा को। धारा 29 खा में सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातेदार द्वारा दी गई भूमि के लिए प्रतिकर के संबंध में प्रावधान किया गया है कि प्रतिकर कितना होगा। ठीक है, 29 का में तो मालगुजारी में कमी की गई जो भूमि उसने दान में दी। 29 खा में उसके निमित्त अब प्रतिकर बता रहे हैं और प्रतिकर कितना होगा? जो 29 का के अंतर्गत मालगुजारी में कमी है, जो कमी की गई उतने अमाउंट का 4 गुना होगा अंतरणीय अधिकार वाले भूमिदर के केस में और 2 गुना होगा अनंतरणीय अधिकार वाले भूमिदर के केस में। और जो पेड़ों, कुओं आदि का जो प्रतिकर की धनराशि निर्धारित की जाएगी वो धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिकर का भुगतान नकद में किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो क्रिया संबंधी व्यय हैं उनको काटने के पश्चात भुगतान किया जाएगा। और आसामी के केस में आपको 5% याद रखना है, 5%। आगे बढ़ते हैं धारा 29 गा पर। इसमें सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि के निहित होने का प्रावधान किया गया है। इसकी उपधारा 1
कहती है, इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि उस दिनांक से जब खातेदार समय समय पर यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन्हें प्रदिष्ट चकों पर कब्जा करने के हकदार हुए हों, किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 लागू होती हो, गांव सभा में और किसी अन्य क्षेत्र में राज्य सरकार में निहित होगी और सदैव निहित हुई समझी जाएगी और इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होगी जिसके लिए वह अंतिम चकबंदी योजना में विनिर्दिष्ट की गई थी, अथवा उक्त प्रयोजन के न रहने की दशा में ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होगी जो नियत किए जाएं। अब देखिए इस उपधारा में क्या कह रहे हैं। इस उपधारा में ये बात कह रहे हैं कि चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि उस दिनांक से जब खातेदार उन्हें प्रदिष्ट चकों पर कब्जा करने के हकदार हुए हों, तो वह किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें यूपी जेडए एंड एलआर एक्ट की धारा 117 लागू होती है, तब तो गांव सभा में निहित हो जाएगी। और अगर कोई अन्य क्षेत्र में है तो फिर वह राज्य सरकार में निहित हो जाएगी और फिर सदैव निहित हुई समझी जाएगी। अब निहित होने के बाद उस भूमि का क्या होगा? तो वह भूमि उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होगी जिसके लिए वह अंतिम चकबंदी योजना में विनिर्दिष्ट की गई थी, और अगर वह प्रयोजन ही ना रहे तो वह ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाएगी जो प्रयोजन नियत किए जाएं। आपको ये वाली उपधारा समझ में आई? देखिए मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं। इस उपधारा में ये बात कह रहे हैं कि सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त जो भूमि दी गई थी उस दिनांक से जब खातेदार उन्हें प्रदिष्ट चकों पर कब्जा करने के हकदार हुए, यानी कि जब किसी खातेदार को जो चक अलॉट की गई उस पर वो कब्जा करने का हकदार हो गया उस तारीख से, तो ऐसे क्षेत्र जिसमें यूपी जेडए एंड एलआर एक्ट की धारा 117 लागू होती है तब तो गांव सभा में निहित हो जाएगी, और अगर कोई अन्य क्षेत्र में है तो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी और फिर सदैव निहित हुई समझी जाएगी। ऐसे ही और जिस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होगी जिसके लिए अंतिम चकबंदी योजना में विनिर्दिष्ट की गई थी, मतलब उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होगी वो जिसके लिए अंतिम चकबंदी योजना में वो दिखाई गई है, विनिर्दिष्ट की गई है। और अगर वो प्रयोजन ही बाई चांस खत्म हो जाए तो फिर ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाएगी जो भी प्रयोजन नियत किए जाएं आगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 2 कह रही है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 117 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ गांव सभा में निहित ऐसी भूमि पर लागू होंगे, मानो कि ऐसी भूमि उक्त धारा की उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के आधार पर गांव सभा में निहित हो गई थी, और मानो कि घोषणा इस धारा की उपधारा 1 में निर्दिष्ट उपयोगिता की शर्तों के अधीन रहते हुए की गई थी। देखिए दोस्तों, ये धारा क्या कह रही है? ये उपधारा 2 केवल इतना बतला रही है कि यूपी जेडए एंड एलआर एक्ट 1950 की धारा 117 आवश्यक परिवर्तनों के साथ गांव सभा में जो भूमि निहित हुई है तो जो गांव सभा में निहित भूमि पर लागू होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यह उपधारा 2 केवल इतना बतला रही है कि यूपी जेडए एंड एलआर एक्ट 1950 की धारा 117 आवश्यक परिवर्तनों के साथ गांव सभा में निहित भूमि पर ऐसे लागू होगी मानो वह भूमि राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के आधार पर गांव सभा में निहित हो गई थी। बस इतनी सी बात ये कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।